हाँ जी। तो एफ आर ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का मैं ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इससे पिछले पार्ट में हमने ऑलमोस्ट 8 से 10 इंडेस के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स देखे थे। इंडेस 1, इंडेस 2, इंडेस 7, इंडेस 16, इंडेस 19, इंडेस 20, 21 और उसके बाद इंडेस 23 और इंडेस 28 और लास्ट में हमने देखा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का पार्ट 1 में हमने ये सारे कवर किए थे। ये पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा और इस पीडीएफ का भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं आज के इस पार्ट 2 में आगे के इंडेस को कवर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं मेजरली इंडेस 33, इंडेस 36, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेस जैसे 101, 102 उनको कवर करने वाला हूं। चलो बिना कोई देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और इंपॉर्टेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को एक बार वन शॉट में कवर अप करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंड एएस 33 अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर में आप जब बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते हो या फिर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते हो तो न्यूमरेटर में आपको प्रॉफिट्स लेना पड़ता है, अर्निंग्स लेना पड़ता है। ध्यान रखिएगा ओसीआई आइटम्स के अंदर जो भी ड्यूरिंग द ईयर गेन लॉस गया है आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर। चाहे आप बेसिक ईपीएस या डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हो, आपको ओसीआई गेन लॉस कंसीडर नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया, पर उस प्रीमियम को आपने पीएनएल में डाला ही नहीं। आपने उस प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से लेस कर दिया या फिर आपने उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस से डायरेक्टली राइट ऑफ कर दिया। कहीं भी किया हो, आपको अर्निंग पर शेयर के लिए अर्निंग में से इस प्रीमियम को माइनस मतलब डिडक्ट करना ही पड़ेगा, इवन दो आपने उसको पीएनएल में नहीं डाला। इन द सेम वे डिस्काउंट ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते वक्त कुछ डिस्काउंट पे रिडीम किया, मतलब आपको गेन हुआ है और वो गेन आपने डायरेक्टली रिजर्व में डाल दिया है, पीएनएल में आपने रूट ही नहीं किया, फिर भी आपको अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त वो गेन को प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। ठीक है। फिर मैंडेटरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपने आज इशू किए हैं और आफ्टर 3 इयर्स और आफ्टर 5 इयर्स मैंडेटरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको आप आज से ही मतलब इशू डेट से ही, कॉन्ट्रैक्ट डेट से ही इनको ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स मान लोगे और बेसिक अर्निंग पर शेयर में आप इनको कंसीडर करोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो इंक्लूडेड इन द वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेसिक ईपीएस, इग्नोर कन्वर्जन डेट। ये कन्वर्ट होंगे 3 साल बाद, आपको ये इग्नोर करना है क्योंकि ये मैंडेटरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पार्टली पेड शेयर्स, अगर आपके पास कोई पार्टली पेड शेयर्स हैं तो उनको लेकर आप वेटेड एवरेज की वर्किंग कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा सबसे पहले उससे भी पहले पार्टली पेड शेयर्स इंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड है तो ही आप उनको वेटेड एवरेज की वर्किंग में लोगे। अगर वो डिविडेंड के लिए इंटाइटल नहीं है तो आप उनको वर्किंग में नहीं लोगे। सर अगर बताया नहीं गया कि पार्टली पेड शेयर्स डिविडेंड के लिए इंटाइटल हैं कि नहीं है तो हम मान लेंगे कि वो डिविडेंड के लिए इंटाइटल है। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज फुल्ली पेड, और आपके पास 7,000 शेयर्स हैं, 7,000 शेयर्स हैं जो कि आपने 80 रुपीज पेड अप में इशू किया है, 80 रुपीज पेड अप में इशू किया है और आपने ये आपके पास 1 अप्रैल को थे, ये आपने 1 जुलाई को इशू किया है। आपका 100 रुपीज में से 80 पेड अप है। अब आप इसका वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल है। वेटेड एवरेज के लिए आप करोगे 10,000 इंटू 100 रुपीज का शेयर इंटू 12/12, क्योंकि आप इसको पूरा का पूरा साल भर का वेटेड एवरेज देने के लिए 12 करोगे। ठीक है, ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज। फिर 7,000 शेयर्स जो कि आपने 80 रुपीज के पेड अप में इशू किए, तो आप 80 रुपीज का पेड अप इंटू आपने ये इशू किए थे जुलाई में, तो आप इसको दोगे 9/12 और ये हो जाएगा 7,000 इंटू 80 इंटू 9/12, ये हो गया 4,20,000। अब आप इसका टोटल करोगे और ये हो जाएगा 14,20,000। अब आप ये रुपीज में है, अब आप इसको डिवाइड कर दोगे फेस वैल्यू 100 रुपीज से ताकि सबका बेस सेम हो जाए, डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास हो गए 14,200 नंबर ऑफ वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालने के लिए आप अगर आपके पार्टली पेड शेयर्स हैं, भले ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए हैं, इस तरीके से आप पहले उनको रुपी में कन्वर्ट करोगे, आप शेयर कैपिटल वेटेड एवरेज निकाल के डिवाइड बाय फेस वैल्यू करोगे, तब जाके आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। यही चीज मैंने यहां पर फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, फिर बात करते हैं बोनस इशू की। हम सब जानते हैं सर बोनस इशू हुआ है तो उसको तो हमें टाइम वेट पूरे साल भर का लेना होता है। हाँ, बट याद होगा आपको एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है और जो मैंने मस्ट डू लिस्ट में भी डाला है। यहां देखिए 1 जनवरी को आपके पास पहले से ही ओपनिंग शेयर्स हैं, फिर आपने 28 फरवरी को आपने शेयर्स इशू किए हैं, नॉर्मली पब्लिक इशू किया है, ये कैलेंडर ईयर है। ठीक है, और
ऐसे केस में अब आप 31 अगस्त को बोनस इशू दे रहे हो 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जो ये बोनस 1 फॉर 3 हेल्ड है, ये बोनस ना सिर्फ ओपनिंग पे बल्कि आपके जो ड्यूरिंग द ईयर पब्लिक इशू हुआ था उस पे भी मिलेगा। तो बोनस जितना भी ओपनिंग पर कैलकुलेट होगा, तो ओपनिंग पर टाइम वेट आपने क्योंकि 12/12 किया होगा, तो बोनस वाला पोर्शन जो इस ओपनिंग के ऊपर है उसके ऊपर भी 12/12 होगा। बट जितना पोर्शन ऑफ बोनस आप इशूड शेयर्स पर निकालोगे, जैसे कितना है 1 शेयर फॉर एवरी 3 और इशूड शेयर है आपके 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो जो भी बोनस आपके इशूड शेयर पर है उसके ऊपर जो टाइम वेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ 28 फरवरी से होगा। 28 फरवरी से मतलब 2 महीने हटा दो जनवरी फरवरी कैलेंडर ईयर से, तो 10 मंथ्स का वेटेड एवरेज होगा। तो बोनस ऑन ओपनिंग पार्ट 12/12 और बोनस ऑन इशूड पार्ट 10/12 इस तरीके से होगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, मजदू में मैंने दिया हुआ है। उसके बाद यही वाली पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इन केस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बच्चों यहां पर इंस्टीट्यूट ने अपने नए मॉड्यूल में एक बड़ा चेंज किया है और वो चेंज मैंने मस्ट डू लिस्ट में नहीं डाला है, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो चेंज हो गया है। तो मैं आपको बताऊं कि चेंज किया है। पहले तो आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उस क्वेश्चन में ही इंस्टीट्यूट ने चेंज किए हैं। क्वेश्चन है ये वाला, ये जो क्वेश्चन है 610 मेरी क्वेश्चन बैंक का और मस्ट डू लिस्ट का 87। और अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको याद होगा कि भाई 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंपनी ने इशू किए हैं। बिगनिंग में 3 इयर्स का टर्म है, 1000 रुपीज पर बॉन्ड है और टोटल प्रोसीड्स कंपनी को 20 लाख रुपीज मिल गए। ठीक है, इसका इंटरेस्ट कंपनी 6 रुपीज के 6% या वॉट एवर, हाँ 6% पे इसका एनुअल इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल एनी टाइम अप टू मैच्योरिटी इनटू 250 ऑर्डिनरी शेयर्स। हर बॉन्ड को आप कन्वर्ट भी करा सकते हो। एंटिटी हैज द ऑप्शन टू सेटल द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड और इन कैश। यहां साफ साफ लिखा है एंटिटी के पास चॉइस है कि वो या तो कन्वर्ट करेगी या तो कैश पे करेगी। तो जो पुराना सॉल्यूशन था वहां पर 3 साल का इंटरेस्ट और लास्ट में प्रिंसिपल, इन सबका डिस्काउंटिंग किया गया था 9% के इफेक्टिव रेट पर। ये 9% का इफेक्टिव रेट। बट नया सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने रिवाइज किया है और इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि क्योंकि लिखा है एंटिटी हैज द ऑप्शन टू सेटल द प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहां पर इंस्टीट्यूट बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन एंटिटी के पास है तो हम ऑलवेज अज्यूम करेंगे कि एंटिटी तो सेटल कैश में करेगी ही नहीं और एंटिटी तो शेयर ही देगी। मतलब यहां अगर एंटिटी के पास ऑप्शन नहीं होता, होल्डर के पास ऑप्शन होता, तो ये जो उन्होंने पुराने सॉल्यूशन में किया था वैलिड है। मतलब प्रिंसिपल को भी 9% का डिस्काउंटिंग करके कैश फ्लो का पार्ट माना है। पर यहां पर इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन चेंज कर दिया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज में सिर्फ 3 इयर्स का इंटरेस्ट का डिस्काउंटिंग किया है फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट निकालने के लिए, और 20 लाख का जो प्रिंसिपल है उसको उन्होंने इक्विटी कंपोनेंट माना है बिकॉज एंटिटी के पास चॉइस है। इस बेसिस पर आंसर बदल जाएगा। अब टोटल 20 लाख की प्रोसीड को अगर हम नए तरीके से करें डिस्काउंटिंग, तो लायबिलिटी कंपोनेंट सिर्फ आएगा 3,03,000 बिकॉज 3 साल के इंटरेस्ट का ही डिस्काउंटिंग करना है, बाकी का इक्विटी कंपोनेंट। और जब लायबिलिटी कंपोनेंट 3,03,000 है तो उसका 9% वुड बी द इंटरेस्ट, जो डीईपीएस निकालने के लिए बेसिक अर्निंग पर शेयर वाली अर्निंग प्लस आपकी ये वाली अर्निंग सेव हो जाएगी अगर आपके ये इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी प्लस पोटेंशियल इक्विटी। इस तरीके से किया है। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर भी लिखा है if entity has the option to settle the principal amount in the ordinary shares or in cash, always assume that it is to be settled in equity shares since option is with the entity। मतलब अगर क्वेश्चन में बोले कि होल्डर के पास ऑप्शन है फिर तो आप प्रिंसिपल को कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का पार्ट मानेंगे, पर अगर वो एंटिटी के पास ऑप्शन दे रहा है तो आप प्रिंसिपल को कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का पार्ट नहीं मानेंगे। बस ये एक बहुत बड़ा चेंज आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में किया है। फिर बात करते हैं कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर्स। ये कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर्स मतलब आपको शायद पता होगा कि कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम शेयर इशू करेंगे। तो ये कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर्स को हम बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में लेंगे क्या? हाँ, पर तब जब कंडीशन फुलफिल हो चुकी होगी। मतलब ईयर एंड पे जब अपन बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं और कंडीशन अभी तक अगर फुलफिल नहीं हुई है तो मैं उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में नहीं लूंगा। कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो मैं उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में लूंगा। इंक्लूडेड इन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बेस्ड ऑन करंट स्टेटस ऑन रिपोर्टिंग डेट। बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है पर ऐसा लगता है कि कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो मैं उसको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में लूंगा। ठीक है। ऑप्शंस और ईसॉप्स, जब ऑप्शंस आते हैं ईसॉप्स आते हैं तो उस केस में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं? फॉर एग्जांपल आपने 10,000 ऑप्शंस इशू किए एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 25 रुपीज। अब मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है वो 40 रुपीज का है, तो अब इसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो एक तरीके से फ्री में इशू हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप करोगे भाई 10,000 आपके टोटल ऑप्शंस है उसमें से आप माइनस करोगे 10,000 ऑप्शंस
आप 25 रुपीज में इशू करने वाले हो, तो 10,000 इंटू 25 मतलब कुल मिला के कितने फंड्स मिलने वाले हैं आपको? 2,50,000 फंड्स आपको मिलने वाले। यही 2,50,000 के फंड्स अगर आप 40 रुपीज पे इशू करते तो आपको सिर्फ 6250 शेयर इशू करने पड़ते। तो यहां पर 10,000 में से 6250 गया तो बचा आपका 3750। 3750 आपके हो जाएंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेंगे? टोटल शेयर्स 10,000 माइनस शेयर्स परचेजेबल एट मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस में परचेजेबल होते तो सिर्फ 6250 शेयर ही इशू करने पड़ते सेम फंड्स 250 के लिए। तो हम सिर्फ 6250 शेयर्स ही इशू करते हैं मार्केट प्राइस पर। तो ये शेयर्स फ्री में इशू हो रहे हैं, मतलब पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप ईपीएस वर्किंग, ये ग्रुप ईपीएस वर्किंग कैसे करते हैं? जब आप पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेशन करते हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेटेड ईपीएस बेसिक और डाइल्यूटेड कैसे निकाला जाता है। बहुत बढ़िया वर्किंग है। इसके ऊपर भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन नंबर 806 और मस्ट डू क्वेश्चन लगा 89। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये है क्वेश्चन। अब आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेशन पर्पस के लिए कैसे निकालना है? सबसे पहली स्टेप, कंसोलिडेशन के लिए आप जब बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालोगे, मतलब आप पेरेंट के लिए निकालोगे, तो उससे पहले आपके पास सब्सिडरी कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल के रखा होना चाहिए। तो कंसोलिडेटेड पर्पस के लिए अगर आपको ईपीएस निकालना है तो पहले आप सब्सिडरी कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल लीजिए, वो आपको काम आएगा कंसोलिडेटेड में। अब आइए बढ़िया सा एक फॉर्मूला बताता हूं। अगर आप ग्रुप ईपीएस निकाल रहे हो तो ग्रुप ईपीएस के लिए सबसे पहले पेरेंट की खुद की अर्निंग होगी एसएफएस वाली, ये पेरेंट की खुद की एसएफएस वाली अर्निंग होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं ये पेरेंट की अर्निंग होगी 10 लाख रुपीस, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय पेरेंट कंपनी, ये तो 10 लाख तो पेरेंट की खुद की अर्निंग हो गई एसएफएस की। अब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के कितने शेयर्स होल्ड किए हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स मान लीजिए 80% होल्ड किए, और 80% पर मान लीजिए 8,000 शेयर्स होल्ड किए, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ सब्सिडरी। मैंने कहा था सब्सिडरी का बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल के रखना पड़ेगा। तो सब्सिडरी का मान लीजिए बेसिक अर्निंग पर शेयर है, सपोज उसका बेसिक अर्निंग पर शेयर है 90 रुपीज, तो 8,000 इंटू 90 मतलब 7,20,000 की अर्निंग पेरेंट को सब्सिडरी से मिलनी चाहिए। फिर मान लीजिए पेरेंट कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर भी होल्ड करती है। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्ड करती है 2,000 नंबर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय पेरेंट मल्टीप्लाई बाय सब्सिडरी ने प्रेफरेंस शेयर्स पर क्या डिविडेंड दिया था। तो सब्सिडरी ने प्रेफरेंस शेयर्स पर मान लीजिए डिविडेंड दिया था 25 रुपीस का, तो 2,000 इंटू 25 ये हो गया 50,000। तो अब जब आप इन तीनों को टोटल करोगे 10 लाख प्लस 720 प्लस 50,000, ये आ जाएगा टोटल अर्निंग फॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर, जैसे कि ये आ जाएगा 17,70,000। और इसको डिवाइड करोगे आप पेरेंट के इशूड कैपिटल से, पेरेंट्स इशूड कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से आप कंसोलिडेटेड बेसिक ईपीएस निकाल लोगे। अब आप कंसोलिडेटेड डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालोगे? वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले पेरेंट की खुद की अर्निंग, उसके अंदर एडजस्टमेंट ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, सेविंग ऑफ डिविडेंड वगैरह वगैरह, पेरेंट की खुद की अर्निंग में उसकी खुद के एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ द डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय पेरेंट वही 8,000, यहां था मल्टीप्लाई बाय बेसिक अर्निंग पर शेयर, क्योंकि हम बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल रहे थे कंसोलिडेशन का। अब यहां हम डाइल्यूटेड निकाल रहे हैं, तो वही 8,000 इक्विटी शेयर्स पर मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ सब्सिडरी। मैंने कहा था कि सब्सिडरी का डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल के रखना पड़ेगा, तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ सब्सिडरी वो मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर हेल्ड बाय पेरेंट वही 2,000 मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। और इसके अलावा अगर सब्सिडरी कंपनी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स पेरेंट ने होल्ड कर रखे हैं, जैसे कुछ कॉल ऑप्शंस, ठीक है ना, ईसॉप नहीं, कॉल ऑप्शंस, शेयर वारंट्स, अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी पेरेंट कंपनी ने होल्ड करके रखे, तो जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पेरेंट कंपनी ने होल्ड करके रखे हैं जो भी पोटेंशियल है, मल्टीप्लाई बाय डीईपीएस ऑफ द सब्सिडरी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इससे आपका टोटल अर्निंग फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ जाएगा फॉर द कंसोलिडेशन। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ग्रुप ईपीएस निकालना है, चाहे बेसिक हो चाहे डाइल्यूटेड हो, पहले आपको सब्सिडरी का इंडिविजुअल बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के रखना है और उसको यहां अप्लाई करना है, आपका ग्रुप ईपीएस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर मैंने मस्ट डू लिस्ट में दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मस्ट डू लिस्ट और सारे फ्री रिसोर्सेज डाल दिए हैं। लॉसेस इन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, बट एक आध बार एग्जाम में आ चुका है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अगर लॉसेस है तो डीईपीएस की वर्किंग करते वक्त आप सिर्फ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स
कंसीडर करोगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कंसीडर मत करना, क्योंकि लॉसेस है, मतलब नेगेटिव ईपीएस आएगा। तो उस केस में अगर डीईपीएस निकालते वक्त आप जितना ज्यादा डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, आपका एंटी डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, अगर करंट ईयर में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉसेस हैं, डिसकंटिन्यूइंग में कुछ भी हो, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉसेस हैं, तो डीईपीएस निकालते वक्त सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स लेना, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मत लेना, अदरवाइज आपका एंटी डाइल्यूशन हो जाएगा। सो ये था इंड एस 33 के सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। इसमें मेरा फेवरेट बताऊं, मेरा फेवरेट है जो इस बार इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है। तुम्हारा क्या फेवरेट है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं इंड एस 34 के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। मैंने बहुत कोशिश की इंड एस 34 के ट्रिकी एडजस्टमेंट निकालूं, मुझे बस 2 ही मिले, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बस टैक्स पर ही फोकस कर रहा है इंड एस 34 में। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम चीजों में वो टैक्स पर फोकस कर रहा है, बट उसके अलावा मुझे एक फिक्स्ड ओवरहेड वाला भी मिला। सवाल ये उठता है कि टोटल साल भर के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, बट उसको क्वार्टर वाइज हम कैसे अलोकेट करेंगे, एवरी इंटरिम पीरियड में हम उसको कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले इंड एस 2 में मैंने आपको एक फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट सिखाया था। मान लीजिए आपके टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स होने वाले हैं 50 लाख एनुअल, मान लीजिए ये एनुअल होने वाले हैं, डिवाइडेड बाय हायर ऑफ नॉर्मल और एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्शन आप नॉर्मली साल भर में कितना करोगे। मान लीजिए आप साल भर में 50,000 का प्रोडक्शन करोगे और एक्चुअल प्रोडक्शन मान लीजिए आपका हो रहा है 40,000 का ही, तो डिवाइड बाय आपने 50,000 कर लिया जो भी नॉर्मल कैपेसिटी है, तो 50 लाख डिवाइड बाय 50,000, ये हो गया आपका 100 रुपए। ये 100 रुपए का रेट आपका आ गया फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर यूनिट। अब आप उसको इंटरिम पीरियड में कैसे लेके जाओगे। तो मान लीजिए आप क्वार्टर 2 की बात कर रहे हो और क्वार्टर 2 तक क्यूमुलेटिवली आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कर लिया है लेट अस से 22,000 यूनिट्स का। कितना? 22,000 यूनिट्स का। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 मिलाकर आपने 22,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया है। एक्चुअल प्रोडक्शन ईयर टू डेट मतलब टिल डेट, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आया 22,000 इंटू 100 मतलब 22 लाख, माइनस क्वार्टर 1 में आपने कितना ऑलरेडी फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब कर दिए थे। मान लीजिए क्वार्टर 1 में आपने एब्जॉर्ब किए थे 9 लाख के, ठीक है, तो क्वार्टर 2 में आप 22 में से 9 मतलब 13 लाख आप क्वार्टर 2 में दिखाओगे। आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इंटरिम पीरियड में आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स को दिखाना है। स्टेप 3, रिमेनिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स लेस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर चार्ज टू P&L। तो कुल मिला के 13 लाख जो है वो तो क्वार्टर 2 में आप इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब करोगे। क्वार्टर 1 में आपने 9 लाख एब्जॉर्ब किए थे और अगर कुछ कम एब्जॉर्ब हुए बाकी के रिमेनिंग आप P&L में डाल दोगे। इस तरीके से होगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। फिर बात करते हैं टैक्स एक्सपेंस, बहुत ही कॉमन है, आई होप आपने ये शायद पढ़ लिया होगा या आपके ये लिस्ट में होगा। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंटरिम पीरियड मतलब क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 का टैक्स एक्सपेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो भाई सबसे पहले तो उस क्वार्टर का मेरा जितना भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस ऑफ ईच इंटरिम पीरियड, उस मान लो सेकंड क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर का मेरा जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में 2 चीजें होंगी, एक तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और एक स्पेशल इनकम जैसे कि कैपिटल गेन वगैरह। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि कितना नॉर्मल प्रॉफिट है, बिजनेस प्रॉफिट है और कितना स्पेशल इनकम है, बिकॉज स्पेशल इनकम कुड बी चार्ज एज पर द स्पेशल टैक्स रेट। ठीक है, तो मैंने उस प्रॉफिट के 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटरिम पीरियड विल बी, अब मैं टैक्स एक्सपेंस किस पे निकालूंगा, ऑफ सिंपल है, नॉर्मल बिजनेस पे नॉर्मल टैक्स और स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स। अब स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स तो लग जाएगा, पर नॉर्मल बिजनेस पे नॉर्मल टैक्स कैसे निकलेगा, उसके लिए मुझे निकालना है वेटेड एवरेज टैक्स रेट। और वेटेड एवरेज टैक्स रेट के लिए अगर मान लीजिए मेरा Q1 Q2 एक्चुअल हो चुका है तो पहले मुझे Q3 एस्टिमेटेड और Q4 एस्टिमेटेड मुझे क्वेश्चन में दिया होगा। सबसे पहले मैं साल भर का एस्टिमेटेड एनुअल इनकम देखूंगा कितनी है। उस एस्टिमेटेड एनुअल इनकम में से मैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसको सेट ऑफ करके जो मेरी टैक्सेबल इनकम आ रही है, टैक्सेबल इनकम आ रही है उसका मैं टैक्स निकालूंगा, उसके ऊपर मैं उस पर्टिकुलर टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं एस्टिमेटेड टैक्स निकालूंगा जो कि एनुअल होगा। और जो एनुअल टैक्स निकलेगा वो मेरे इस न्यूमरेटर में आ जाएगा वेटेड एवरेज टैक्स रेट के फॉर्मूले में, एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स आफ्टर राइटिंग ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस डिवाइडेड बाय ये जो मेरी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम है बिफोर राइटिंग ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, मैं उसको डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो टैक्स मैंने निकाला आफ्टर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद का जो टैक्सेबल इनकम आया उसके ऊपर टैक्स
एनुअल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम बिफोर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इनटू 100। यहां से मेरा मान लीजिए वेटेड एवरेज टैक्स रेट आ गया सपोज 23%। अब ये 23% मैं अप्लाई करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट लॉस के ऊपर और स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट अप्लाई कर दूंगा, सिंपल। इस तरीके से मेरा इंटरिम पीरियड आ जाएगा। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट उस पर्टिकुलर इंटरिम पीरियड का है मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज टैक्स रेट, इस तरीके से मेरा टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। इवन दो एनुअल इनकम इज जीरो, टैक्स एक्सपेंस ऑफ द ईच इंटरिम पीरियड शैल बी डिस्क्लोज। कई बार ऐसा होता है कि Q1 Q2 में 50,000 का प्रॉफिट है, Q3 Q4 में 50,000 का लॉसेस है, तो एनुअल इनकम तो जीरो आने वाली है। एनुअल इनकम भले जीरो है, एनुअल टैक्स भले जीरो है, पर क्वार्टरली टैक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टैक्स एक्सपेंस वाला पॉइंट, जो कि थोड़ा सा इसमें वेटेड एवरेज वाला पॉइंट ट्रिकी है। बाकी तो और कोई चीजें इसमें है नहीं। तो ये हो गया आपका इंड AS 34B। अब अपन बात करेंगे इंड AS 36 की। ऑलराइट, इंड AS 36 इंपेयरमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कहां काम आता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए। तो जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आप माइनस करते हो उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं? लीगल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट, ट्रांजैक्शन टैक्सेस, पैकेजिंग कॉस्ट, एनी अदर डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ब्रिंग द असेट इनटू सेलेबल कंडीशन। सेलेबल कंडीशन पे लाने के लिए जो भी एक्सपेंस करना जरूरी है, बट लीगल डिस्पोजल कॉस्ट में क्या नहीं आएगा? वैल्यूएशन फीस। मान लो असेट को वैल्यूएशन करवाया, ठीक है, फेयर वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूएशन करवाया, तो वैल्यूएशन फीस। इंप्लॉय टर्मिनेशन बेनिफिट्स, मान लीजिए अगर असेट बेच देंगे तो उसके रिगार्डिंग जो इंप्लॉइज हैं उनको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा, उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन फीस और इंप्लॉय टर्मिनेशन फीस आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लोस, ये कब काम आता है? रिकवरेबल अमाउंट निकालते वक्त हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो जो वैल्यू इन यूज है उसके लिए काम आता है। अगर वैल्यू इन यूज आप निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस आपके फॉरेन करेंसी में है, तो याद रखना स्टेप नंबर 1, पहले आप फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करोगे, कन्वर्जन नहीं करोगे, ट्रांसलेट नहीं करोगे इंडियन करेंसी में। पहले फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करोगे और उसके लिए भी डिस्काउंटिंग रेट इंडिया का नहीं लोगे, डिस्काउंटिंग रेट उस कंट्री का लोगे जिस कंट्री में आपके फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस हो रहे हैं। और डिस्काउंटेड कैश फ्लोस जब निकल जाएंगे तो उनको आप एक कॉमन रेट पर ट्रांसलेट डिस्काउंटेड कैश फ्लोस यूजिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इन यूज। तो उन डिस्काउंटेड कैश फ्लोस को आप जिस दिन वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो उस दिन का एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर लोगे, जनरली ईयर एंड का होता है, ठीक है। आई बात समझ में? इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, एंड गुडविल इज पार्शियल गुडविल। आपको पता होगा इंड AS 103 में जब आप गुडविल निकालते हो तो उससे पहले आपको NCI निकालना होता है। जब आप NCI निकालते हो तो NCI फेयर वैल्यू से निकालते हो और दूसरा NCI का प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड होता है। जब आप NCI फेयर वैल्यू से निकालते हो तो उसके कारण जब गुडविल आती है तो उसको बोलते हैं फुल गुडविल, और फुल गुडविल बिलोंग्स टू पेरेंट शेयर एज वेल एज NCI शेयर। पर जब अगर आप NCI को प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड से निकालते हो तो उसके कारण जो गुडविल आती है वो पार्शियल गुडविल होती है और वो सिर्फ पेरेंट को बिलोंग करती है, उसमें NCI का शेयर नहीं होता है। तो जब पार्शियल गुडविल को हमें इंपेयरमेंट करना है, मतलब ऐसी गुडविल है जो पार्शियल गुडविल है, अब हमें उस गुडविल को CGU में जोड़ के इंपेयर करना है, क्योंकि गुडविल तो इंडिविजुअली इंपेयर होगी नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में क्या करेंगे? तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने NCI को प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड से निकाला होगा तो पार्शियल गुडविल आई होगी। अब आप सबसे पहले इंपेयरमेंट कैसे निकालते हो? सबसे पहले आपको CGU चाहिए होता है। CGU के अंदर आप गुडविल ऐड करते हो, तो जो पार्शियल गुडविल एक्चुअल में है, ठीक है ना, उसको आप ये कह सकते हो ये रिकॉग्नाइज्ड गुडविल है। रिकॉग्नाइज्ड गुडविल जो आपने रिकॉर्ड की होगी बिकॉज आपने NCI प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड से निकाला है, तो आपने पार्शियल गुडविल को ऐड कर दिया। बट मेक श्योर अगर वो पार्शियल गुडविल है तो यहां पर काफी नहीं है, अब आपको एक नोशनल गुडविल, मतलब अगर ये फुल गुडविल होती तो कितनी होती, ऐसा करके यहां पर वर्किंग दिखानी है। तो अगर वो पार्शियल गुडविल है, मान लेते हैं कि वो पार्शियल गुडविल है, लेट अस से 1,50,000, मतलब उसमें सिर्फ पेरेंट का शेयर है, और मान लीजिए जो पेरेंट का शेयर है वो है 75%। तो बताइए अगर ये फुल गुडविल होती तो NCI का कितना शेयर होता? तो 150 डिवाइड बाय 75 इंटू 25, तो NCI का होता 50,000। ये 50,000 में मान लूंगा NCI वाले शेयर की गुडविल जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्ट है, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू NCI। तो यहां अगर आप पार्शियल गुडविल जो कि आपने एक्चुअल में निकाल के रखी है, रिकॉर्ड करके रखी है, वो लिख रहे हो, तो आपको एक
अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी फॉर इंपेयरमेंट। तो इंपेयरमेंट करने के लिए जो टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू चाहिए उसमें मुझे अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई को नोट करना है। ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको अब याद आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद जाके आप रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करोगे, फिर आपका इंपेयरमेंट लॉस निकलेगा। मान लीजिए आपका इंपेयरमेंट लॉस निकल गया और आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना आया, मान लीजिए आपका इंपेयरमेंट लॉस आया 1,40,000 का, बस इतना। तो आपको पता होगा कि इंपेयरमेंट लॉस में से सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करते। गुडविल कितनी है, सिर्फ 150 नहीं, आपने क्योंकि ये 140 का इंपेयरमेंट लॉस निकाला जिसमें आपने 2 लाख की गुडविल को कंसीडर किया, तो ये 140 भी पूरी 2 लाख की गुडविल के लिए राइट ऑफ किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये 140 पूरा का पूरा इस 140 से गुडविल राइट ऑफ होगी। मतलब इस 140 से अगर आपकी गुडविल राइट ऑफ होगी तो उसमें पेरेंट का शेयर कितना है 75, तो 140 का 75 मतलब 1,05,000 पेरेंट का लॉस और 140 में से 15 गया तो 35 एनसीआई का लॉस। जब आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे, गुडविल का इंपेयरमेंट निकालोगे, फॉर एग्जांपल 140 का टोटल इंपेयरमेंट लॉस आया और वो पूरा गुडविल को बिलोंग हो गया क्योंकि टोटल गुडविल आपकी 2 लाख थी आफ्टर अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल। तो ऐसे केस में पेरेंट का शेयर ऑफ लॉस इन द गुडविल आ गया 1,05,000 जो रिकॉर्ड करेंगे, और 35 का शेयर ऑफ लॉस ऑफ गुडविल आ गया एनसीआई का जो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ओरिजिनली आपने अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल 50,000 की रिकॉर्ड नहीं की थी, तो उसका लॉस भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। आया समझ में मेरी बात, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से होगा। बट अगर आपका मान लीजिए यहां पर इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा आया है, 2,50,000 आया है और आपकी टोटल गुडविल थी 2 लाख, तो 2,50,000 में से कहीं ना कहीं पहले तो गुडविल राइट ऑफ हुई जिसमें पेरेंट का शेयर 150 राइट ऑफ हो गया जो कि रिकॉर्ड करेंगे, और 50,000 एनसीआई की गुडविल का लॉस हो गया जो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो 250 में से 2 लाख पूरी गुडविल चली गई, अभी भी कितनी बची 50,000। 50,000 हो गए आपके अदर असेट्स ऑफ द सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस, जिसको आप पेरेंट और एनसीआई दोनों में अलोकेट करके रिकॉर्ड भी करोगे। तो ये वाला इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा क्योंकि एसेट्स पर है, ये इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये गुडविल पेरेंट वाला है, पर 50,000 का गुडविल इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो एनसीआई वाला अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल के ऊपर था। ओरिजिनली वो गुडविल ही अनरिकॉग्नाइज्ड थी, तो उसका इंपेयरमेंट लॉस भी आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट है। एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नहीं, मैंने एक फॉर्मेट दिया है यहां पर कि जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आए जहां पर आपको मल्टीपल सीजीयूज सॉरी जब आपको मल्टीपल सीजीयूज का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना होता है तो आप पहले सीजीयूज लेते हो। सीजीयूज में आपको अगर अलोकेबल गुडविल है तो उसको आप अलोकेट करते हो सीजीयू में, कॉर्पोरेट एसेट को अलोकेट करते हो, फिर जाके आपकी टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ ओवरऑल सीजीयू आती है जिसको आप रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हो। इससे आपका इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू आता है। उसमें से आप सबसे पहले अलोकेबल गुडविल को राइट ऑफ करते हो और फिर बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस आपको पता है कि बाकी के सारे असेट्स में इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट में अलोकेट होता है। बट यहां पर एक ट्रिकी एडजस्टमेंट है, यहां पर एक ट्रिकी एडजस्टमेंट ये है, एक क्वेश्चन था, मैं आपको इंड AS 36 का एक क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये वाला। ये क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना चाहिए, नवंबर 22 एग्जाम में आया था। यहां पर एक मशीन है ए और एक दूसरी मशीन है बी। मशीन ए इंडिविजुअल है पर मशीन बी इंडिविजुअल नहीं है, मशीन बी डिपेंडेंट है मशीन ए पर। अब मशीन ए को हम चाहे तो इंडिविजुअली इंपेयर कर सकते हैं, पर क्योंकि मुझे मशीन बी का भी इंपेयरमेंट करना है और वो दोनों सेम सीजीयू में आ सकती है, तो इसीलिए मैं मशीन ए मशीन बी इंक्लूडिंग यहां पर कोई इन्वेंट्री होगी और गुडविल होगी मर्ज करके मैं इंटायर सीजीयू का इंपेयरमेंट कर रहा हूं, पर स्टिल मशीन ए इंडिविजुअली इंपेयर हो सकती है। तो यहां पर वही ट्रिकी एडजस्टमेंट मैंने कवर किया है कि जब आप इंपेयरमेंट लॉस में से गुडविल का लॉस अलोकेट कर लेते हो, फिर बचे हुए इंपेयरमेंट लॉस में से आपको क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट टू दैट असेट which can be tested for impairment individually। अब आप ऐसा नहीं कि गुडविल माइनस करने के बाद बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस सारे सीजीयू के असेट्स में डाल दोगे, उसमें पहले वो असेट देखोगे अगर वो असेट इंडिविजुअली इंपेयर हो सकती थी तो उस इंपेयरमेंट उसका इंपेयरमेंट लॉस पहले उसको अलोकेट करोगे और फिर रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस बची हुई असेट्स में अलोकेट करोगे जो इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में, मस्ट डू का क्वेश्चन नंबर 95 या फिर मेरी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 305। ये आरटीपी मई 19 और एग्जाम नंबर 22 का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मान सकता हूं कि ये पूरे इंड AS 36 का मास्टर प्रॉब्लम है एक तरीके से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख के जाना। इस तरीके से आपका टॉप बॉटम अप अप्रोच होता है, फिर टॉप डाउन होता है अगर आपकी कोई गुडविल या कॉर्पोरेट एसेट अनअलोकेबल है तो ये मैंने पूरा फॉर्मेट दिया है, आप एक बार जरूर इसको देख के जाना। दैट्स इट, यही था आपका इंड AS 36। अगर मैं बात करूं इंड AS 40 की, तो इंड AS 40 में ये इंड AS 36 हो गया, ठीक है। इंड AS 40 में एज सच कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है फोकस ऑन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था जहां पर उन्होंने
मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी थी, कुछ पीपी दी थी, इंडिया 16 अप्लाई हो रहा था, और फिर वो आपको बोल रहा था कि प्रेजेंटेशन बताइए इसका बैलेंस शीट में क्या होगा, पीएनएल में क्या होगा और नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होगा। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी थी, क्या 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 होगा हर एक असेट का, फिर वो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट पूछ रहा था। तो यहां पर जब मैंने बोला है फोकस ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब मेरा कहने का यह है प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो यहां पर आपको प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट पर फोकस करना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में, पीएनएल में और रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या होगा, ये जरूर एक बार पढ़ के जाना, उसका रेलेवेंट क्वेश्चन भी आप देख के जाना। ठीक है, अब आते हैं अपन इंड AS 41 पे। इंड AS 41 एग्रीकल्चर। देखो यहां पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन याद होंगे जहां पर आपका एक बायोलॉजिकल एसेट है एनिमल, उसमें न्यू बेबी, न्यू काफ बॉर्न हुआ, या फिर आपने खरीदा, फिर उसके बाद उसको आपने काटा और इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया, फिर डी रिकॉग्नाइज किया, मतलब पहले बायोलॉजिकल एसेट था, फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना, फिर वो सेल हुआ। यहां बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कौन से टाइम पर कौन सी एंट्री होगी। आइए समझने की कोशिश करते कि क्या क्या एंट्रीज होंगी। सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पर जब आप बायोलॉजिकल एसेट आइदर खरीद रहे हो या फिर आपका बायोलॉजिकल एसेट आपका पैदा हुआ है, तो पहले खरीदने का, तो बायोलॉजिकल एसेट आपने डेबिट किया, आप उसको डेबिट करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आप उसको बुक करोगे। टू बैंक, आपने अगर पेमेंट किया है परचेज करने के लिए, पेमेंट आपने किस चीज का किया होगा, पेमेंट टू बाय द एसेट, क्या पेमेंट किया होगा, जो भी आपने उसको पेमेंट किया होगा प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पेमेंट किया होगा वॉटएवर उसमें। अब इस एंट्री में ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट होगी, तो आइदर गेन आएगा या फिर लॉस आएगा, तो लॉस पीएनएल में जाएगा, गेन पीएनएल में जाएगा। ये तो वो बायोलॉजिकल एसेट है जो आपने परचेज की है, पर मान लीजिए आपके पास एक एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल एसेट थी, उसमें से आपका एक नया एनिमल का जन्म हुआ है, मतलब गाय ने बछड़ा दिया, काफ, न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी एनिमल, तो वो तो आपने टू बैंक करोगे ही नहीं, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट तो करोगे, सेम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पर टू बैंक ना करके डायरेक्टली वो आपका टू गेन हो जाएगा जो कि जाएगा पीएनएल में। इतना क्लियर? तो बायोलॉजिकल एसेट इधर परचेज करेंगे या तो फिर फ्री में अपना जनरेट होगा। पेमेंट टू बाय द एसेट, यही वाली चीज देखो, ये पेमेंट टू बाय द एसेट ये कैसे निकलेगा, तो पेमेंट टू बाय द एसेट में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस। हो सकता है वो आपको बोले काऊ जिसका मार्केट प्राइस 2 लाख रुपीस है, पर हमने परचेज किया 1,90,000 में, तो 1,90,000 प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बॉर्न बाय द बायर, मैंने बायर टू ट्रांसपोर्ट द एसेट टू एंटिटीज फार्म। अब 190 की तो काऊ है, पर उसको वहां से अपने फार्म तक लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा 5,000, वो भी एक्स्ट्रा मैंने पे किया, तो 195 हो गया। एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मान लीजिए कुछ ब्रोकरेज, तो 2% का ब्रोकरेज ऑन 190 परचेज वैल्यू, तो ये सब मिलाकर, तो पेमेंट में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस मतलब एक्चुअल पेमेंट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिलाकर, मतलब ब्रोकरेज वोकरेज सब मिलाकर पेमेंट टू बाय द एसेट आएगा। ये था आपका इनिशियल रिकॉग्निशन। अब आते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट। बायोलॉजिकल एसेट को सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते हैं, तो आप रिवाइज्ड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करोगे, इससे कोई भी चेंजेस आएंगे वो आप पीएनएल में डाल दोगे, सिंपल। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपको क्वेश्चन याद होगा कि काऊ, फिर उसकी स्लॉटरिंग, उसको ना उन्होंने चेंज कर दिया, गोट कर दिया उन्होंने, और गोट के बाद उसका मीट बना दिया। और इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा किया है, पहले ओरिजिनली वो क्वेश्चन काऊ और उसकी स्लॉटरिंग हो रही थी, पर उनको लगा यार ये तो इंडिया है, इंडिया में तो बहुत दिक्कत होगी, तो हमने उसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया, उन्होंने उस क्वेश्चन को गोट और उसकी गोट को मार के उसका मीट बनाया, ऐसा करके है। तो वो क्वेश्चन में स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल टू गेट कार्कास, कार्कास मतलब डेड बॉडी वगैरह, ताकि उसको काट के बेचा जाए, तो ऐसे केस में वो हो जाता है कन्वर्जन फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तब अकाउंटिंग क्या होती है, तो बेसिकली अब आपकी बायोलॉजिकल एसेट गई और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा हुआ है, तो वो इन्वेंट्री, पर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंड AS 41 में ही होता है, वो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होता है। तो बायोलॉजिकल एसेट जो आपने डेबिट की थी वो बायोलॉजिकल एसेट आपकी क्रेडिट हो गई कैरिंग अमाउंट पे, मतलब बुक वैल्यू पे। अब आपकी डेबिट हो जाएगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक है। और ये करने के लिए अगर आपने कोई कॉस्ट बियर किया होगा तो टू बैंक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, आपने कोई स्लॉटरिंग कॉस्ट बियर किया होगा तो टू बैंक। अब इस पूरे एंट्री में आइदर आपको लॉस आएगा या तो आपको गेन आएगा, आपका अगेन वो लॉस या गेन जो होगा वो जाएगा पीएनएल में। इंड AS 41 में ओसीआई का कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है। बस याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी हुआ होगा, फिर उसके बाद आपको गेन लॉस निकालना है। अब आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ चुका है, अब उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप बेचोगे। एक तरीके से आपका ये इन्वेंट्री है, जब आप इन्वेंट्री सेल करोगे तो एक होती है सेल की एंट्री और इन्वेंट्री को राइट ऑफ करके सीओजीएस की एंट्री, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सीओजीएस बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा और अलग से रेवेन्यू बुक होगा, ठीक है। तो सीओजीएस और रेवेन्यू जाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल में।
तो कुल मिला के आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट होके सीओजीएस कन्वर्ट हो गया, उसी वैल्यू पे सेम जो वैल्यू पे कैरिंग अमाउंट थी, और अलग से आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया। ठीक है। डी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ड्यू टू सेल और डेथ, ड्यू टू सेल और डेथ। मान लो आपने कन्वर्जन नहीं किया पर आपके बायोलॉजिकल एसेट का डेथ हो गया या फिर आपने उसको सेल कर दिया, तो फिर क्या करोगे? जो बायोलॉजिकल एसेट आपने डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट कर दोगे। सेल हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपको नेट अमाउंट रिसीव हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज। ठीक है। और यहां पर जो भी आपको लॉस हुआ या गेन हुआ, अल्टीमेटली वो कहां जाएगा? वो जाएगा आपके पी&एल में। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंसेस ऑन द बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट पे जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो उनको मेंटेन करने के, वो जैसे कि ब्रीडिंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट, फर्टिलाइजर्स, ये सब आपको पी&एल में डालने होते हैं, आप इनको कैपिटलाइज नहीं करते हो। तो जो भी आप बायोलॉजिकल एसेट पे कॉस्ट बियर करते हो मेंटेन करने की, ब्रीडिंग, फूड, फर्टिलाइजर, या पी&एल में चार्ज करते हो। सो गाइस दिस वाज इंड AS 41 के मेन अकाउंटिंग एंट्रीज। यही मुझे लगा कि इंपॉर्टेंटली ट्रिकी है, बाकी इसके अलावा तो ज्यादा चीजें हैं नहीं। अब अपन बात करेंगे इंड AS 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। मुझे पता है यहां तुम बहुत ज्यादा अटकते हो। यहां मैंने दो ट्रिकी एडजस्टमेंट कवर किए। एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपने ट्रांजिशन डेट से पहले इशू किए थे पर इंड AS अकाउंटिंग अप्लाई नहीं की थी, फुल्ली लायबिलिटी मान लिया था, पर ट्रांजिशन डेट पे आपको उसको लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। और दूसरे शेयर ऑप्शंस जो आपने ट्रांजिशन डेट से पहले स्टार्ट कर लिए थे, अनाउंस कर दिए थे, और ट्रांजिशन डेट पे आइदर वो वेस्ट हो चुके या फिर अभी तक वेस्ट नहीं हुए, तो उनकी अकाउंटिंग क्या होगी। तो ये मैंने कुछ कवर किए हैं, दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसको मैं अभी आपको करवाऊंगा। ठीक है। ओके, तो अब बात करेंगे 101 के ट्रिकी एडजस्टमेंट की। पहला है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपने ट्रांजिशन डेट इंड AS 101 को अप्लाई करने से पहले ऑलरेडी इशू कर लिया था, मतलब प्रीवियस गैप की अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे थे उसके ऊपर, और प्रीवियस गैप के अंदर आपने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया था, पर आपने दो पार्ट्स में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, दो कंपोनेंट्स में नहीं किया था, मतलब लायबिलिटी कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट, ऐसा कुछ नहीं किया था। सिंपली आपने बस पूरे इंस्ट्रूमेंट को एज अ लायबिलिटी की तरह किया था। इसका मैं आपको सबसे पहले रेलेवेंस दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आ रहा है। क्वेश्चन 208 ऑफ क्वेश्चन बैंक या फिर क्वेश्चन 113 ऑफ मस्ट डू। आइए, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, 30,000 शेयर्स 1 अप्रैल X1 को 30,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए 100 वाले, मतलब 30 लाख, और इन्होंने जो डेट ऑफ ट्रांजिशन बताई है वो 1 अप्रैल X3 बताई है, और इन्होंने इशू किया था X1 में, मतलब ट्रांजिशन से पहले इशू किया था। तो इन्होंने 30,000 इंटू 100 30 लाख का लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया होगा। हाँ, प्रीवियस गैप अकाउंटिंग में एक और चीज थी, अगर आपको पता है कि आप रिडीम करने वाले हो 10, जैसे प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हो, तो प्रीमियम को अमोर्टाइज करो और वो लायबिलिटी में जोड़ते जाओ। तो जैसे इन्होंने इशू किया है, इन्होंने कितने साल के लिए इशू किया है? 4 इयर्स के लिए इशू किया है, X1 से लेकर X5 31 मार्च X5 4 इयर्स के लिए इशू किया है, और 30 लाख का 10% प्रीमियम कितना होता है? 3 लाख। 3 लाख। तो प्रीवियस गैप में आपको याद होगा, सीए इंटर में आपने पढ़ा था AS 16 बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट के अंदर प्रीमियम अमोर्टाइज करके आता है। तो जो ये प्रीमियम है डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 1,50,000 का प्रीमियम फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का अमोर्टाइज पार्ट ऑफ द प्रीमियम भी आपने रिकॉर्ड कर दिया होगा एज अ बोरिंग कॉस्ट, और उसका क्रेडिट इफेक्ट आपने लोन में दिया होगा। तो टेक्निकली आज जब 1 अप्रैल X3 ट्रांजिशन डेट है, तो आपके लोन की कैरिंग अमाउंट जो है वो होगी 31,50,000। ये समझे कैसे आई? 30 लाख का लोन था, पर आपको पता है कि 4 इयर्स बाद आप प्रीमियम पे अमोर्टाइज करने वाले हो। ठीक है, कितना प्रीमियम? 10%, 30 लाख का मतलब 3 लाख। 3 लाख को प्रीवियस गैप के हिसाब से इन्होंने बोरिंग कॉस्ट माना, और इन्होंने अमोर्टाइज किया एवरी ईयर 75 75 75 75। तो हर साल एंट्री पास की होगी इन्होंने, बोरिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, बोरिंग कॉस्ट टू लोन, ऐसे लोन की वैल्यू बढ़ गई 75 75 से, और लोन तो अभी तक रीपे हुआ नहीं। तो कुल मिला के प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन कैरिंग अमाउंट है लोन की 31,50,000। जबकि अगर यही लोन हम इंड AS में अगर रिकॉर्ड करते तो हम इसके दो पार्ट्स करते। आ रहा है आपको समझ में? हम इसके दो पार्ट्स करते। कैसे करते? हम इसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो निकालते। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितना होता? एवरी ईयर का एक्चुअल इंटरेस्ट 6% वाला, मतलब 30 लाख का 6% 180। तो एवरी ईयर 180 का एक तो इंटरेस्ट 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 आता, और दूसरा क्योंकि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है, और कन्वर्टेबल डिबेंचर तो 4th ईयर में हम 31,50,000 का प्रिंसिपल रीपेमेंट भी कर सकते हैं, आइदर कन्वर्जन और प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू एट इफेक्टिव रेट 10% विल बी द लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी की वैल्यू 1 अप्रैल X1 में होनी चाहिए थी। आई मेरी बात समझ में?
तो उस हिसाब से आज ट्रांजिशन डेट पर इसकी लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होती। तो मैंने ना यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हमें ट्रांजिशन डेट पे क्या करना है हमें वो समझना है। आपने कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांजिशन डेट से पहले इशू किया था और आपने उसको पूरी लायबिलिटी मान लिया था प्रीवियस गैप में। सबसे पहले ट्रांजिशन डेट पर आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जैसे आप इंड एस के हिसाब से करते हो, लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट। इसमें लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे होगा, इस पूरे की प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो लायबिलिटी कंपोनेंट आ जाएगा, तो बचा हुआ 30 लाख की प्रोसीड्स में से ये माइनस होगा इसका प्रेजेंट वैल्यू, तो इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। आप देखिए आपने क्या किया, ये देखो आपका ये इक्विटी कंपोनेंट आ गया और ये आपका लायबिलिटी कंपोनेंट आ गया, ठीक है ना। ये आपका इक्विटी कंपोनेंट और ये डेट कंपोनेंट मतलब लायबिलिटी कंपोनेंट ये आपका आ गया, ठीक है। ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन के हिसाब से, मतलब ये 1 अप्रैल X1 के हिसाब से। अब इक्विटी कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, पर लायबिलिटी कंपोनेंट को हम अमोर्टाइज करते तो एवरी ईयर का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते और इंटरेस्ट पेड करके इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी। तो आज ट्रांजिशन डेट मतलब X3 पे लायबिलिटी कंपोनेंट इतना होना चाहिए और इक्विटी कंपोनेंट इतना होना चाहिए, पर एक्चुअली कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कितनी है 3150। तो इमेजिन करो पुरानी लायबिलिटी को आप हटाओगे, डी रिकॉग्नाइज करोगे तो डेबिट, और न्यू लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे और न्यू इक्विटी को क्रेडिट करोगे। तो आपने क्या डेबिट किया 3150 माइनस आपने क्या क्या क्रेडिट किया 185,400 और माइनस 30,27,666, ये दोनों क्रेडिट किए, तो आपका डिफरेंस आया 63066। ये जो डिफरेंस आया आपका 63066, इसको आप ट्रांजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग में डालोगे। इंड AS 101 में जब भी आप ऐसे एडजस्टमेंट्स करते हो ट्रांजिशन डेट पे, तो आपको रिटेन्ड अर्निंग में डालना होता है। तो मैंने यहां पर वही समझाया कि सबसे पहले आपने लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट का स्प्लिट कर दिया उसी तरीके से जिस तरीके से इनिशियल रिकॉग्निशन पे होना चाहिए। फिर carrying amount of liability on the transition date is equal to liability component after unwinding। तो यहां पर ट्रांजिशन डेट पे क्या कैरिंग अमाउंट होना चाहिए, लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट होना चाहिए जो भी आज अनवाइंडिंग करके 2 साल के बाद 3 साल के बाद ट्रांजिशन डेट पे अनवाइंडिंग करके फाइनेंस कॉस्ट की आपकी लायबिलिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब उसको कंपेयर करो प्रीवियस गैप के कैरिंग अमाउंट को वर्सेस आज की लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट के साथ, जो भी डिफरेंस आएगा उसको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया। मतलब पूरा इंड AS रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, अप्लाई करके ये देखना है कि ट्रांजिशन डेट पर आज लायबिलिटी और इक्विटी कितना होना चाहिए, उन दोनों को करंट कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू से कंपेयर करो, जो भी डिफरेंस आएगा वो रिटेन्ड अर्निंग में डालो। दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई बात समझ में। नाउ द नेक्स्ट इज शेयर ऑप्शंस अकाउंटिंग। ट्रांजिशन डेट से पहले आपने शेयर ऑप्शंस अनाउंस कर दिए थे, मतलब ग्रांड डेट ट्रांजिशन डेट से पहले थी, और ट्रांजिशन डेट तक आते आते दो सिचुएशंस होंगी। केस 1, शेयर ऑप्शंस वेस्टेड बिफोर ट्रांजिशन डेट। ट्रांजिशन डेट से पहले ही शेयर ऑप्शंस वेस्ट हो गए। वेस्ट हो गए मतलब जो भी आपने वेस्टिंग कंडीशन बोली थी वो कंडीशन फुलफिल हो गई ट्रांजिशन डेट से पहले ही। या फिर केस 2 होगा कि शेयर ऑप्शंस अभी तक वेस्ट नहीं हुए, ट्रांजिशन डेट पे अभी भी वेस्टिंग होना बाकी है। दो सिचुएशंस है, ठीक है। इसके ऊपर रेलेवेंट क्वेश्चन है ये वाला, मैंने मस्ट डू में भी डाला है। मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम रेफर कर लेना, मैं तुम्हें बताता हूं कि करना क्या है। तो शेयर ऑप्शन अकाउंटिंग हमें करनी है ट्रांजिशन डेट पे। शेयर ऑप्शंस आपने ट्रांजिशन डेट से पहले इशू कर दिए थे। केस 1 क्या है, शेयर ऑप्शंस वेस्टेड बिफोर ट्रांजिशन डेट। ट्रांजिशन डेट से पहले शेयर ऑप्शन अनाउंस हो चुके थे प्लस वेस्टेड भी हो चुके थे, मतलब ग्रांट डेट के साथ वेस्टिंग कंडीशन भी फुलफिल हो गई थी। मतलब ट्रांजिशन डेट पे आज ये शेयर ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल। अच्छी बात है। तो इसमें सबसे पहले आपको यह पूछना है कि वो जो शेयर ऑप्शन जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके उनके ऊपर क्या आपने प्रीवियस गैप की अकाउंटिंग फॉलो की थी। क्या प्रीवियस गैप की जो रिकमेंडेड अकाउंटिंग थी अगर आपने वो फॉलो की थी, यस, कंटिन्यू द सेम अकाउंटिंग। इंड AS 101 ऑप्शनल एग्जम्पशन। इंड AS 101 बोल रहा है कि क्योंकि वो वेस्ट भी हो चुके हैं, आपने प्रीवियस गैप अकाउंटिंग भी फॉलो की थी, तो मैं आपको कोई तामझाम करने को नहीं बोलूंगा, मैं आपको अपनी तरफ से एग्जम्पशन दे रहा हूं। आपने जो किया वो सही है, छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि शेयर ऑप्शन भी तो वेस्ट हो चुका है ना, और आपने प्रीवियस गैप अकाउंटिंग फॉलो की थी, ठीक है। पर आपने उनके ऊपर प्रीवियस गैप अकाउंटिंग भी फॉलो नहीं की थी। मतलब इंड AS तो छोड़ ही दो, वो तो अभी से होगा, पर आपने प्रीवियस गैप अकाउंटिंग भी फॉलो नहीं की थी। फिर आपको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, भले वो शेयर ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं। ये होती है सजा,
कि साला शेयर ऑप्शन वेस्ट हो चुका है, पर नहीं, हम तो इसको सजा देंगे क्योंकि तूने प्रीवियस गैप अकाउंटिंग भी फॉलो नहीं की थी। तो नो एग्जम्पशन अवेलेबल, दिस इज एन एरर, इसको एरर मानेंगे एज पर इंड AS 8 और क्या करेंगे 102 अप्लाई करेंगे रिट्रोस्पेक्टिवली। मतलब जब ये शेयर ऑप्शन ग्रांट डेट पे अनाउंस हुआ था तब से लेकर अब तू 102 अप्लाई कर, क्योंकि प्रीवियस गैप तो तूने वैसे भी अप्लाई नहीं किया था और अब तेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, अब तो तू ट्रांजिशन कर रहा है, तो तू 10 अकाउंटिंग रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर। इससे क्या होगा, ट्रांजिशन डेट पे आज तेरे को शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। इन द सेम वे जैसे हमने यहां पर इक्विटी लायबिलिटी कंपोनेंट को फिर लायबिलिटी कंपोनेंट को हम अनवाइंडिंग करते करते लेके आए, वैसे ही यहां तो इंड AS 102 अप्लाई करेगा रिट्रोस्पेक्टिवली और आज ट्रांजिशन डेट पे क्या शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व होना चाहिए या फिर शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी होनी चाहिए वो रिकॉर्ड कर, और उसका दूसरा इफेक्ट तू रिटेन्ड अर्निंग में लेके जा। मतलब ट्रांजिशन डेट पे तुझे एंट्री करनी पड़ेगी रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या फिर रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, क्यूमुलेटिवली वो एंट्री करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? दूसरा केस, शेयर ऑप्शंस नॉट वेस्टेड ऑन ट्रांजिशन डेट। आपने ग्रांट डेट आपकी ट्रांजिशन डेट से पहले थी, पर ट्रांजिशन डेट पे अभी भी ये शेयर ऑप्शंस चल रहे हैं और अभी तक वेस्ट नहीं हुए, मतलब इंप्लॉइज ने एक्सरसाइज नहीं किया है, अभी तक वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। तो ऐसे केस में यहां पर आपको इंड AS 102 मैंडेटरली लगाना पड़ेगा। यहां पर भी कोई एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब देखा जाए तो किसी तरीके से कोई खास एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्शन सिर्फ अवेलेबल है उन ऑप्शंस पे जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं और जिनके ऊपर आपने प्रीवियस गैप अकाउंटिंग फॉलो की थी। तो जो शेयर ऑप्शंस अभी भी चल रहे हैं, जो वेस्ट नहीं हुए हैं पर ट्रांजिशन डेट से पहले अनाउंस हो चुके थे, उनके ऊपर भी आप इंड AS 102 ही अप्लाई करोगे। मैंडेटरी कोई एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है। सेम इस तरीके से जैसे आपने यहां किया, आज ट्रांजिशन डेट पे क्या होनी चाहिए शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व की वैल्यू या फिर लायबिलिटी की वैल्यू, और उसका दूसरा इफेक्ट ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में। सीधी सीधी बात है। और फ्यूचर में ट्रांजिशन डेट के बाद भी बचे हुए वेस्टिंग पीरियड के लिए आप सेम इंड AS 102 अकाउंटिंग कंटिन्यू करोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसके दो केसेस थे। केस 1 में एग्जाम्शन मिल गई, कुछ मत करो। केस 2 में जब आपने प्रीवियस गैप अकाउंटिंग फॉलो नहीं की तो 102 रिट्रोस्पेक्टिवली, और यहां पर भी 102 रिट्रोस्पेक्टिवली, तो यहां सेम अकाउंटिंग चल रही है। ये क्वेश्चन इसमें यहां पर देखो आपको बोल रहा है कि कुछ ऑप्शंस आपके वेस्ट हो चुके हैं, 80,000 शेयर ऑप्शंस वेस्ट हो चुके हैं 31 मार्च X2 में, और कुछ वेस्ट होंगे 31 मार्च X5 में। अब आपकी ट्रांजिशन डेट क्या थी वो ढूंढते हैं। यहां पर आपकी ट्रांजिशन डेट है 1 अप्रैल X2, तो आप ध्यान से देखो 1 अप्रैल X2 की आपकी ट्रांजिशन डेट है, जबकि 31 मार्च X2 मतलब वेस्ट ऑलरेडी 80,000 हो चुके हैं। जब 80,000 ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं इनके ऊपर, तो इनके ऊपर ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस गैप अकाउंटिंग फॉलो किया था कि नहीं किया था। किया था तो कुछ मत करो, नहीं किया था तो आपको रिट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको बताएगा कि the previous applicable gap for the entity was I gap and therein the entity had not adopted intrinsic method of valuation। तो इन्होंने पुराने वाले के ऊपर प्रीवियस गैप अकाउंटिंग भी फॉलो नहीं किया था, तो आपको इसके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा और इसके ऊपर तो वैसे भी करना पड़ेगा। तो इनके ऊपर आपको पूरा इंड AS 102 अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑन द ट्रांजिशन डेट आज कितना एक्सपेंस बुक हो, आज तक कितना एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था और कितनी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट होनी चाहिए थी, वो हम रिकॉर्ड करेंगे दोनों के ऊपर। आया समझ में? चलिए, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एक बार देख के जाना, मैंने अपने प्रैक्टिस बैच में भी इसको डिस्कस किया था। तो गाइस दिस वाज योर, ये दो मुझे अच्छे एडजस्टमेंट लगे। ऐसा नहीं है कि बस जो मुझे समझ में आ रहे ट्रिकी हैं तो वही ट्रिकी होंगे, आप भी मुझे बताइएगा कि इसके अलावा आपको कौन कौन से 101 में ट्रिकी एडजस्टमेंट लगे। अभी तक के लिए 101 हम खोल सकते हैं कि हमारे ये दो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स के साथ 101 हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट की ट्रिकी एडजस्टमेंट की। फ्रेंकली स्पीकिंग, देखिए मैं वही बोल रहा हूं कि यहां जजमेंटल चीजें हैं कि जो मुझे लगता है कि ट्रिकी है वो जरूरी नहीं आपको लगे, और जो आपको लगता है ट्रिकी है वो जरूरी नहीं मुझे लगे। बट एज अ मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से बता पा रहा हूं, जहां जहां मुझे ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछे जाते हैं वो वाले पॉइंट्स मैंने ट्रिकी एडजस्टमेंट्स में लिए हैं। 102 में मुझे सिर्फ एक ही जगह लगा थोड़ा सा ट्रिकी, वो था कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस। जब एंटिटी अपने इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन को कैंसिल कर देती है खुद से डेलिबरेटली, तो यहां पर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहले तो मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूं कि यहां पर 1 अप्रैल X1 को सपोज मान लीजिए ग्रांट डेट है, ठीक है ना, और यहां वेस्टिंग होने वाली है 31 मार्च X4 में, मतलब आफ्टर 3 इयर्स। पर हुआ क्या, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ 31 मार्च X2, यहां तक आपने क्या बुक कर लिया होगा, 1 ईयर का एक्सपेंस, और आपने इंप्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व करके आपने बुक कर लिया होगा। मान लीजिए सेकेंड ईयर के मिड में आपने कैंसिल कर दिया। जब एंटिटी खुद से कैंसिल करती है डेलिबरेटली, तो माना जाता है कि यह शेयर ऑप्शन अब यहीं पे वेस्ट हो गया, वेस्टेड।
यहीं पे वेस्ट हो गया, और क्योंकि यहीं पे वेस्ट हो गया तो अब जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एक्सपेंस बुक होने वाला था वो पूरा एक्सपेंस सेकेंड ईयर में बुक होगा बेस्ड ऑन द करंट ईयर के इंप्लॉय जितने अवेलेबल हैं। माना जाएगा द ऑप्शन इज वेस्टेड इमीडिएटली टू द अवेलेबल इंप्लॉइज। आई मेरी बात समझ में? तो आपने फर्स्ट ईयर का तो एक्सपेंस ऑलरेडी बुक कर चुके हो, यहां पर जितने इंप्लॉइज अवेलेबल हैं उन इंप्लॉइज के बेसिस पर आप रिमेनिंग खर्चा ओवरऑल बुक कर दोगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, रिकॉग्नाइज फुल रिमेनिंग एक्सपेंस ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन। पूरा एक्सपेंस डेट ऑफ कैंसिलेशन पर ही रिकॉग्नाइज कर दो। कैसे? जो भी आपके नंबर ऑफ इंप्लॉइज कैंसिलेशन डेट पे हैं, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो ग्रांट डेट की होगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शंस। ये फुल एक्सपेंस आया माइनस फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस जो ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो रिमेनिंग एक्सपेंस आपका यहां पर बुक हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपका पीएनएल में। ऑफ कोर्स ये फुल एक्सपेंस आप रिकॉग्नाइज करोगे आफ्टर डिडक्टिंग फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में आपने मान लिया कि क्योंकि एंटिटी ने कैंसिल किया है तो माना जाएगा कि ये शेयर ऑप्शन वहीं के वहीं वेस्ट हो गया, तो पूरा रिमेनिंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आपका शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बन चुका है, पर अब तो आप ये ऑप्शन कैंसिल कर चुके हो। तो कैंसिल करने के बाद क्या होता है, एंटिटी ऑप्शन कैंसिल कर चुकी है, मतलब शेयर ऑप्शन इशू नहीं करेगी, बट हो सकता है एंटिटी ने इंप्लॉइज के लिए कॉम्पनसेशन कैश में अनाउंस कर दिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ कि हम ऑप्शन कैंसिल करके आपको कॉम्पनसेशन देंगे कैश में, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व मतलब इक्विटी सेटल्ड को कन्वर्ट कर रहे हो कैश सेटल्ड में। तो बेसिकली स्टेप नंबर 2 में आप एसबीपी रिजर्व को कन्वर्ट करोगे एसबीपी लाइबिलिटी में, क्योंकि अब आप कॉम्पनसेशन देने वाले हो। स्टेप 2 स्किप हो जाएगी अगर आप कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हो तो बेसिकली एसबीपी रिजर्व जो आपने बना के रखा था उसको रिवर्स कर दो और एसबीपी लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। पर कितने अमाउंट से? ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन जो भी आज ऑप्शन की फेयर वैल्यू थी, आज के दिन की फेयर वैल्यू, उसके बेसिस पर आप आज बुक करोगे कॉम्पनसेशन। क्या लिखा है? कॉम्पनसेशन ड्यू टू द कैंसिलेशन एट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन। तो मान लीजिए डेट ऑफ कैंसिलेशन पर 90 इंप्लॉइज थे, हर इंप्लॉय को 1000 ऑप्शंस का बोला गया था, और आज की फेयर वैल्यू है 115 रुपीज। तो 90 इंटू 1000 इंटू 1.5, तो आप बुक करोगे 1,03,50,000 का कॉम्पनसेशन, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को रिजर्व करके लाइबिलिटी बुक करोगे। मान लीजिए आपके शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में 1 करोड़ 5 लाख दिख रहा है, जबकि आप लाइबिलिटी बुक कर रहे हो 1,03,50,000। तो बताओ, पेमेंट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में 1 करोड़ 5 लाख है, जबकि आप लाइबिलिटी बुक कर रहे हो 1,03,550,000 1 करोड़ 3,50,000। तो जो रिमेनिंग शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बच गया वो किसी काम का नहीं। स्टेप नंबर 3 में आप उसको जनरल रिजर्व में लेके जाओगे 1,50,000। आया? अगर कॉम्पनसेशन दे ही नहीं रहे हो तो सेकंड स्टेप आपकी स्किप हो जाएगी और पूरा 1 करोड़ 5 लाख आपका जनरल रिजर्व में चला जाएगा, और फोर्थ स्टेप भी आपकी स्किप हो जाएगी अगर आप कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हो। अब आप देखो कि फोर्थ स्टेप में अगर आप कॉम्पनसेशन दे रहे हो तो इधर आप लाइबिलिटी तो बुक कर चुके हो, अब आप एक्चुअल कॉम्पनसेशन कितना दे रहे हो? ऑब्वियसली सर इतना ही देंगे, नहीं, नॉट नेसेसरी। आपने कॉम्पनसेशन बुक किया फेयर वैल्यू पे, आई सेड फेयर वैल्यू, पर जो कॉम्पनसेशन एक्चुअली पे कर रहे हो वो जरूरी नहीं फेयर वैल्यू पे हो। अगर कुछ नहीं लिखा तो मान लेंगे कि वो फेयर वैल्यू पे ही हम पे करेंगे, पर अगर अलग से बोला है कि हमने इतना इतना कॉम्पनसेशन पे किया है, तो आप देखिए शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी आपकी रिवर्स हो गई, आपने बैंक से पेमेंट कर दिया। अगर आपने ज्यादा पेमेंट किया तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और अगर आपने कम पेमेंट किया तो गेन, तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो सेकंड स्टेप और फोर्थ स्टेप आपस में कनेक्टेड है। पहले आपने लायबिलिटी बनाई, फिर आपने लायबिलिटी को पे किया। लायबिलिटी बनाई आपने फेयर वैल्यू से, पेमेंट किया एक्चुअल बेसिस पे, जो भी डिफरेंस आया पीएनएल में। फर्स्ट स्टेप बेसिकली आप एसबीपी रिजर्व पहले पूरा आज रिकॉर्ड करके रख रहे हो और उसको फिर बाद में रिवर्स करोगे। ठीक है, क्लियर? ये था कैंसिलेशन वाला पॉइंट। इसमें रेलेवेंट क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 601 या क्वेश्चन नंबर 121 मस्ट डू क्वेश्चन का दिया है, एक बार आप इसको 102 को भी देख, 102 के इस पॉइंट को देख के जाना। तो 102 में मुझे यही ट्रिकी एडजस्टमेंट लगा। अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 103 एंड 110 बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन। इसके अंदर मैंने बहुत सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स डाले, अप्रॉक्स 10 11 12, मैंने इसमें कुल मिला के 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं ट्रिकी एडजस्टमेंट्स में। 12 में से जो लास्ट पॉइंट है वो ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा एक फॉर्मेट है। तो 11 पॉइंट्स मैंने ट्रिकी एडजस्टमेंट्स के यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। अब यू कैन से कि ये ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से तुम्हें याद रख के जाने चाहिए। तो अभी हम करने वाले हैं 103 और 110। ओके, शुरू करते हैं 103 और 110 के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। मतलब मैंने एक साथ बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन को कवर किया है।
सबसे पहले बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन। सबको पता है परचेज कंसिडरेशन में कैश अमाउंट आता है, डेफर्ड कैश एट प्रेजेंट वैल्यू आता है, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन भी आता है, सबको पता है। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, एक्वायरर कंपनी मतलब जो खरीदने वाला कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अगर इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो वो भी आएगा, अदर सिक्योरिटीज इशू कर रही है वो भी आएगा, ये सबको पता है। बट ऐसी दो चीजें हैं जो कई बार स्किप हो जाती है कुछ बच्चों से। उनमें एक है शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स ग्रांटेड टू एक्वायरीज एम्प्लॉय, मतलब सब्सिडरी के एम्प्लॉय को अगर पेरेंट कंपनी ने उस टाइम पर अवार्ड दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडरी के एम्प्लॉइज के लिए जो भी ईसॉप सब्सिडरी ने अनाउंस कर रखे थे, पेरेंट ने न्यू ईसॉप से उनको रिप्लेस कर दिया। पेरेंट ने बोला ये हटाओ, हम अपने ईसॉप तुम्हारे एम्प्लॉइज को देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पीसी वाला पार्ट होता है। ये जो न्यू ईसॉप होता है इसके दो हिस्से किए जाते हैं, प्री कॉम्बिनेशन, पोस्ट कॉम्बिनेशन। जो प्री कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है वो पीसी का पार्ट होता है, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड वाला जो पार्ट होता है वो पीसी वाला पार्ट होता है। अगर आपको याद हो तो प्री कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट है वो निकाला जाता है कि भाई ओल्ड ईसॉप की जो फेयर वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय जितना भी वेस्टिंग पीरियड आपका हो चुका है डिवाइडेड बाय हायर ऑफ वेस्टिंग पीरियड अनाउंस्ड बाय पेरेंट और सब्सिडरी विच एवर इज हायर। ऐसे करके प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का जो एक्सपेंस आता है वो पीसी का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा एडजस्टमेंट ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले पेरेंट सब्सिडरी के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसका एडजस्टमेंट डेट ऑफ एक्विजिशन पे हुआ, जिसके कारण कुछ कॉम्पनसेशन लेना देना है, वो पीसी में अगर शामिल हो गया है तो उसका इंपैक्ट हटाना पड़ेगा। तो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एक अपने आप में एक अलग पॉइंट है, बट वो भी उसका भी इंपैक्ट आपके पीसी में आता है। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। दूसरा, अभी हमने बात की कि डेफर्ड कंसीडरेशन जो होता है वो पीसी में आता है, उसका पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट उसका क्या होता है, लाइबिलिटी, तो वो बैलेंस शीट में आना चाहिए। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर वो बताता है कि भाई आज से 3 साल पहले हमने एक्वाइजिशन किया था, उस टाइम पर हमने डेफर्ड कंसीडरेशन अनाउंस किया था और 3 साल बाद भी बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड कंसीडरेशन दिख नहीं रहा है। तो डेफर्ड कंसीडरेशन का याद रखना, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी जाता है, पेरेंट के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी, क्योंकि पेरेंट ने बोला था कि मैं इतना कैश आपको बाद में दूंगा, तो उसका इंपैक्ट आपको बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा अनवाइंडिंग के साथ, हर साल के इंटरेस्ट अमोर्टाइजेशन के साथ। एनसीआई छोटा सा पॉइंट है, कुछ बच्चे इसमें उलझते हैं। एनसीआई की अगर बात करें कि सर कौन से मेथड से कैलकुलेट होगा अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए, तो एनसीआई को आप कैलकुलेट करोगे फेयर वैल्यू मेथड पे। अगर मार्केट वैल्यू पर शेयर, सब्सिडरी कंपनी की पर शेयर मार्केट वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको एनसीआई निकालना है फेयर वैल्यू मेथड से। अगर मार्केट वैल्यू पर शेयर सब्सिडरी का नहीं दिया हुआ है तो आप प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड लगा सकते हो। ठीक है, फिर बात करेंगे बोनस शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी। ये पॉइंट एक दो क्वेश्चंस में है, इवन एग्जाम में भी आ चुका है। तो यहां पर सब्सिडरी कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं, आपको पता होगा बोनस शेयर इशू करने की एंट्री होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी कैपिटल। तो अल्टीमेटली सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस गिरने चाहिए और उसका इक्विटी कैपिटल बढ़ना चाहिए, तो दो जगह उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो जब हम सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट का एओपी बनाते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर जिसको मैं अपनी क्लास में बोलता हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, जहां पर आप प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को अलग करते हो, वहां पर क्या एडजस्टमेंट होगा आपको सबसे पहले देखना है कि बोनस की एंट्री सब्सिडरी कंपनी पास कर चुकी है या फिर एंट्री पास नहीं की है। तो अगर एंट्री अभी तक पास ही नहीं हुई है तो रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट हुए ही नहीं है, हमें तो डेबिट करना है, तो डायरेक्टली आप उसको माइनस करोगे सब्सिडरी कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। क्यों? बोनस के केस में ऑलवेज अज्यूम किया जाएगा कि बोनस हमेशा पुराने प्रॉफिट्स, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, सब्सिडरी के ओल्ड प्रॉफिट से ही दिया जाएगा अगर ओल्ड प्रॉफिट सफिशिएंट है तो बोनस इशू हमेशा पास्ट प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। अगर एंट्री पास नहीं हुई है तो डायरेक्टली हमें रिजर्व एंड सरप्लस हटाने हैं, तो कौन से वाले? प्री एक्विजिशन पीरियड के रिजर्व एंड सरप्लस हटाने, तो प्री एक्विजिशन कॉलम से बोनस का अमाउंट माइनस करना है।
मैं ये बात कर रहा हूं आपके डेबिट इफेक्ट की, केस 1 हो चाहे केस 2। अगर बोनस की एंट्री हो चुकी है करंट ईयर में, बोनस इशू करके ही बोनस की एंट्री हो चुकी है, तो गलती से वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से लेस हो गया होगा, तो इसीलिए आपको पोस्ट एक्विजिशन कॉलम में ऐड बैक करना है और डिडक्ट करना है आपको प्री एक्विजिशन पीरियड के कॉलम में। आई मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ? तो प्री में से ही माइनस होना चाहिए, पर वो गलती से एंट्री करने के कारण वो पोस्ट से माइनस हो गया होगा, इसीलिए ऐड बैक करेंगे और डिडक्ट करेंगे प्री से, जहां से माइनस होना चाहिए। एंट्री नहीं हुई है तो डायरेक्टली आप प्री से माइनस करेंगे। ये तो हमने बात की डेबिट इफेक्ट की। क्रेडिट इफेक्ट का क्या? तो सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल अब बढ़ जाना चाहिए। तो जब आप इक्विटी कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का निकालोगे नेट एसेट्स के लिए, तो वो हमेशा इंक्लूसिव ऑफ बोनस शेयर लोगे। ठीक है? परसेंटेज निकालते वक्त भी ध्यान रखना, अगर मैं आपको बोलूं कि पेरेंट ने परचेज किए थे 80,000 शेयर्स और सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख रुपीस 10 रुपीस के हिसाब से ईयर एंड पे 31 मार्च पे, और इसने पेरेंट ने एक्वायर किए थे 1 अप्रैल पे। तो आप क्या करोगे? 15 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 150, तो 80,000 डिवाइड बाय 150 करोगे? नहीं, इसने इतने परचेज किए थे, मतलब इसमें बोनस शामिल नहीं है, और ये ईयर एंड पे शेयर कैपिटल है, और अगर बोनस की एंट्री हो चुकी होगी तो ये शेयर्स विथ बोनस होंगे। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए मेक श्योर कि पेरेंट कंपनी में भी बोनस का अमाउंट ऐड किया जाए। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि बोनस 1:2 था, मतलब 2 के बदले 1 था, और सब्सिडरी का टोटल शेयर कैपिटल, इसमें शेयर्स हैं 150, तो ये 1:2 मतलब इसमें बोनस शामिल होगा, तो इसमें जो बोनस का अमाउंट होगा वो 50,000 होगा, और अगर बोनस 50,000 है तो पेरेंट कंपनी को भी उसका बोनस मिला होगा। तो 80,000 का 40,000 उसको बोनस मिला होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए 120 पेरेंट के पास जितने शेयर्स होंगे डिवाइड बाय 150 जो भी टोटल शेयर सब्सिडरी के होंगे, 120 डिवाइड बाय 150, दिस शुड बी 80%। तो याद रखना, जब आप परसेंटेज निकालोगे तो पेरेंट के पास जो भी शेयर्स है इंक्लूडिंग बोनस, और सब्सिडरी के पास जो भी शेयर्स हैं इंक्लूडिंग बोनस, ऐसा परसेंटेज में ध्यान रखना। ठीक है? ये बोनस शेयर्स था। डिविडेंड, इंस्टीट्यूट कई बार कंफ्यूज करता है, वो बोलता है सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, डेट ऑफ डिविडेंड देता ही नहीं है। यही चीज एग्जाम के अंदर भी बोली जाती है। ठीक है? हालांकि आजकल इंस्टीट्यूट एक अच्छी बात ये कर रहा है कि इंस्टीट्यूट जब सजेस्टेड आंसर्स निकालता है तो उसमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बोलता है, बट डेट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है और पे कर दिया है करंट ईयर में और डेट नहीं बताई गई, तो आप कौन सी डेट मानोगे? आप डेट मानोगे, assume the date of payment of dividend after the acquisition of control by holding company, मतलब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डिविडेंड दिया गया होगा। और अगर मान लीजिए उसमें ऐसा कुछ होगा कि सपोज 1 अप्रैल को सब्सिडरी के शेयर्स हमने एक्वायर किए 30%, फिर यहां 1 जुलाई को हमने 40% एक्वायर किए, ये तो आपका स्टेप एक्विजिशन हो गया, और वो बोल रहा है डिविडेंड दिया है और डेट नहीं बताई, तो मान लेना डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, मतलब कंट्रोल एक्वायर करने के बाद। तभी मैंने लिखा है कंट्रोल एक्वायर यहां पर हुआ, उसके बाद ही डिविडेंड दिया गया। ये सेम सिचुएशन आज से 2-3 अटेम्प्ट पहले एग्जाम में आई थी। ठीक है? फेयर वैल्यू गेन लॉस ड्यू टू स्टेप एक्विजिशन, यही सेम सिचुएशन, 30% पहले खरीद लिया था, 40% अभी खरीदा, अभी हो गई डेट ऑफ एक्विजिशन, तो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को हमें रीवैल्यू करना चाहिए। याद है आपको? तो इसके डुअल इफेक्ट दो जगह होते हैं। एक, जब आप गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालोगे तो वहां पर आप जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग करोगे तो इन्वेस्टमेंट एक तो आप 40% वाला तो लोगे ही लोगे, तो जो 30% वाला इन्वेस्टमेंट लोगे मतलब प्रीवियस इन्वेस्टमेंट लोगे, वो आपको फेयर वैल्यू पे लेना है। तो एक इफेक्ट आपने फेयर वैल्यूएशन का यहां दिया था, अब फेयर वैल्यू पे आपने लिया, तो इसका दूसरा इफेक्ट जो फेयर वैल्यू गेन आया होगा या फेयर वैल्यू लॉस, तो कई बच्चे उसका सेकंड इफेक्ट कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में देना भूल जाते हैं। फेयर वैल्यू गेन लॉस शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। सेकंड इफेक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, उसका जो आपने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू किया था। ठीक है? फिर गुडविल इंपेयरमेंट लॉस, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको पता चल जाएगा कि फुल गुडविल है कि पार्शियल गुडविल, क्योंकि एनसीआई आपने फेयर वैल्यू से निकाला होगा तो फुल गुडविल, और एनसीआई प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट से निकाला होगा तो पार्शियल गुडविल। अब एक लाइन लिख देगा कि गुडविल शैल बी इंपेयर्ड बाय 50,000 या गुडविल शैल बी इंपेयर्ड बाय सो एंड सो परसेंटेज। अब जब आप गुडविल को इंपेयर करोगे फॉर एग्जांपल 50,000 से और वो फुल गुडविल है,
तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा, आपकी गुडविल 50,000 से राइट ऑफ हो जाएगी। और अगर वो फुल गुडविल है तो मान लीजिए पेरेंट का शेयर 80% है, तो 40,000 पेरेंट अपने कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके जाएगा और 10,000 आप एनसीआई में लेके जाओगे। पर वही अगर पार्शियल गुडविल है और पूरी 50,000 राइट ऑफ करनी है तो पूरा पेरेंट कंपनी अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेके जाएगा, गुडविल को राइट ऑफ करेगा 50,000 से और अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में 50,000 राइट ऑफ करेगा, एनसीआई में उसका कोई भी शेयर नहीं आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये भी एक बार आया है एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बट बहुत इजी पॉइंट है। पॉइंट क्या है सुन लीजिए, ये सब्सिडरी कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है और यहां पर डिबेंचर्स दिख रहे हैं, मान लीजिए 1,10,000 नंबर्स, और ये होल्डिंग कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है और यहां इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अलावा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स भी दिख रहा है। ठीक है, और ये दिख रहा है 1,000 नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर्स, 1,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट 9, एक सेकेंड, 1,000, हाँ सॉरी, 1,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट 9,800। अब ये डिबेंचर्स सब्सिडरी के डिबेंचर्स हैं और सब्सिडरी में वो लायबिलिटी दिख रही है। सिंपल सा पॉइंट है, इसको इंटर कंपनी एडजस्टमेंट मानते हुए कट ऑफ करना है। तो लायबिलिटी फेस वैल्यू से राइट ऑफ हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 9,800 पूरा कॉस्ट से राइट ऑफ होगा, लायबिलिटी पूरा राइट ऑफ नहीं होगा, 1,000 डिबेंचर्स इन्वेस्ट किए हैं तो सिर्फ 1,000 डिबेंचर्स की लायबिलिटी राइट ऑफ होगी, मतलब डिबेंचर लायबिलिटी 1,000 इंटू 10 मतलब 10,000, टू इन्वेस्टमेंट 9,800 और टू गेन 200। गेन आए चाहे लॉस आए, होल्डिंग कंपनी है, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट कर रही है, गेन लॉस को अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देगी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़िए इस पॉइंट को। होल्डिंग कंपनी हैज परचेज्ड द डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अपीयरिंग इन द असेट साइड ऑफ होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, जो असेट साइड है होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में, शैल बी सेट ऑफ विद द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स लायबिलिटी। तो डिबेंचर लायबिलिटी के साथ वो सेट ऑफ हो जाएगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप ट्रांसफर करोगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द होल्डिंग कंपनी में। मैंने नीचे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट दिया है, उसमें आप देखोगे तो मैंने यहां डाल रखा है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर सब्सिडरी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो क्या होगा, मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख, 10,000 नंबर्स 100 ईच। पहले आपको यह देखना है कि सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स किया है कि नहीं। मान लो नहीं किया है तो ये पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसे केस में एनसीआई की वर्किंग में चला जाएगा अलग से। पर मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है प्रेफरेंस शेयर्स में भी, ये 10,000 नंबर्स है और मान लीजिए मैंने 1,000 नंबर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, एट 1,15,000। तो अब क्या होगा, 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है इंटू 100 मतलब 9 लाख तो एनसीआई में चला गया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 1 लाख वर्सेस दिस इन्वेस्टमेंट है, ये डिबेंचर की तरह इंटर कंपनी नहीं होगा। आपको जब सीओसी बनाना पड़ता है और जब आप यहां दिखाते हो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, यहां दिखाते हो ना, वैसे ही आप यहां दिखाओगे इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, ये 1,15,000 ये वाला। और उसके अगेंस्ट जब आप करते हो ना यहां पर कि भाई नेट असेट प्रोपोर्शनेट, यहां पर करते हो आप, कंपेयर करते हो प्रोपोर्शनेट नेट असेट से, यहां पर आप पहले एनसीआई ऐड करते हो और फिर माइनस करते हो 100% नेट असेट्स। तो 100% नेट असेट्स जब आप निकालते हो तो उसमें आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहां पर आप ऐड कर दोगे। आई मेरी बात समझ में? कितना, पूरा का पूरा 10 लाख, क्योंकि एनसीआई में 9 लाख ऑलरेडी आ चुका होगा, ये 9 लाख एनसीआई की वर्किंग में आ चुका होगा, ये 1,15,000 यहां इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंशियल में आ चुका होगा, ये पूरा प्रेफरेंशियल कैपिटल आपके नेट असेट्स की वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए?
तो अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी का तो ये ध्यान रखना, यहां मैंने लिख दिया है रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन मैं हंस इसलिए गया क्योंकि रिवर्स एक्विजिशन में बच्चों को एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है। अब देखो रिवर्स एक्विजिशन में दो टाइप के क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के पास अभी तक। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि रिवर्स एक्विजिशन में इंस्टीट्यूट के पास किस टाइप के क्वेश्चंस है। ये देखो, एक ये क्वेश्चन है जहां AX एंड BX अमेलगमेटेड और न्यू कंपनी बनाई, और उसमें दो केसेस दिए हुए हैं, एक तो कॉमन कंट्रोल और दूसरा BX इज अ लार्जर एंटिटी जहां रिवर्स एक्विजिशन हो रहा है। अब यहां पर आप देखो कि ये क्वेश्चन ऐसा है जहां दो कंपनी मर्ज हो रही है और रिवर्स एक्विजिशन हो रहा है, एक लार्जर एंटिटी बन रही है। इस क्वेश्चन में PC कहीं नहीं दिया। तो देखो रिवर्स एक्विजिशन अगर थ्रू मर्जर हो रहा है ऑफ द टू और मोर कंपनीज, दो या दो से ज्यादा कंपनीज का अगर मर्जर करके रिवर्स एक्विजिशन हो रहा है, और ऐसे केस में पीसी निकालने के लिए कोई एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया, क्वेश्चन में कोई तरीका नहीं दिया, तो ऐसे केस में पीसी विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ लीगल एक्वायरर। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोल रहे हैं BX इज अ लार्जर एंटिटी, मतलब BX एक्वायरर हो गई और AX एक्वायरी हो गई, तो AX कंपनी का जो फेयर वैल्यू है बिजनेस का 11,000, ये बन जाएगा PC। तो रिवर्स एक्विजिशन में पीसी कैसे निकालते हैं? अगर रिवर्स एक्विजिशन मर्जर के थ्रू हुआ है और पीसी निकालने का कोई तरीका डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो पीसी वुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ द एक्वायरी कंपनी। दूसरा था रिवर्स एक्विजिशन मर्जर के थ्रू नहीं हुआ है, एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रही है लीगली, पर वो खुद एक्वायरी बन जाती है शेयर एक्सचेंज के चक्कर में। मतलब जब रिवर्स एक्विजिशन थ्रू शेयर्स होता है, वो आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। वो क्वेश्चन आई डोंट नो मैंने यहां पर कवर किया है कि नहीं किया है, शायद मैंने वो क्वेश्चन कवर नहीं किया है। यस, वो क्वेश्चन कवर नहीं किया है। आपको शायद याद आ गया होगा कि जब ए लिमिटेड ने बी को टेक ओवर किया लीगली, पर उसके लिए ए ने बी को शेयर इशू किए, इतने सारे शेयर इशू कर दिए कि बी के पास कंट्रोल चला गया। अब बी अकाउंटिंग एक्वायरर बन गया और एक तरीके से उसने ए को टेक ओवर कर लिया, ऐसा। तो जब शेयर्स के थ्रू ऐसा हो और उसमें एक्सचेंज ऑफ शेयर्स भी होता है, तो पीसी कैसे निकाला जाता है? बिकॉज रिवर्स एक्विजिशन में जिसको हम टेक ओवर करने गए थे वही एक्वायरर बन गया, तो वो अगर एक्वायरर बन गया तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डीम्ड पीसी निकालना होता है। तो कैसे? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर, आपको ये देखना है कि इक्विटी शेयर्स अकाउंटिंग एक्वायरर के कितने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर ए लीगल एक्वायरर है और बी अकाउंटिंग एक्वायरर है। लीगल एक्वायर मतलब ये ए गया था बी को टेक ओवर करने, पर बी के पास कंट्रोल आ गया, बी के पास कंट्रोल आ गया। तो सबसे पहले चेक करो कि बी के पास जो कंट्रोल आया उससे बी के पास कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ गई, लगभग 60% होल्डिंग आ गई। अब आप देखो कि बी के खुद के शेयर कैपिटल कितना है। मान लो बी के खुद के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, सपोज बी के खुद के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 50,000, और इस रिवर्स एक्विजिशन में बी के पास 60% होल्डिंग आ गई, तो डिवाइड बाय 60%, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर इन लीगल एक्वायरर, तो 50 डिवाइड बाय 60%, ये आ गया 83,333 नंबर्स। स्टेप 2 में ये 83,333 नंबर्स में से जो ओरिजिनली अकाउंटिंग एक्वायरर के शेयर्स थे 50,000 वो माइनस कर दिया, तो ये आया 33,333 नंबर्स। मतलब अकाउंटिंग एक्वायरर को पीसी के फॉर्म में इतने शेयर इशू करने चाहिए, तो डीम्ड पीसी बन जाएगा 3333 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर। बी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है मान लीजिए 40 रुपीज इंटू 40, तो इस तरीके से डीम्ड पीसी आ जाएगा। तो ये रिवर्स एक्विजिशन में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूं। चेन होल्डिंग, चेन होल्डिंग में भी एक छोटा सा पॉइंट है कंफ्यूज करने वाला, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी किताब का एग्जाम्पल यहां पर कॉपी पेस्ट करके दिया है। चेन होल्डिंग की सिचुएशन क्या है, ये देखिए, पी ने S1 में और S1 ने S2 में इन्वेस्टमेंट किया है। P ने 80% इन्वेस्टमेंट किया है और S1 ने S2 में 70% इन्वेस्टमेंट किया है। P ने S1 में और S1 ने S2 में इन्वेस्टमेंट किया है, ये चेन होल्डिंग है। P ने जो इन्वेस्टमेंट किया है S1 में वो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, ये देखिए P की बुक्स में दिख रहा है, और S1 ने S2 में इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख रुपीस का, ये जो S1 की बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब प्रॉब्लम होती है इसी चीज के साथ, इसके साथ
जो इन्वेस्टमेंट S1 ने S2 में किया है उसी के साथ एक एडजस्टमेंट चेन होल्डिंग में है। बाकी चेन होल्डिंग के क्वेश्चंस के अंदर जितने भी और एडजस्टमेंट्स होते हैं, जितना भी और प्रोसीजर होता है, वो सब सिमिलर होता है नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। बस ये जो इन्वेस्टमेंट बाय सब्सिडरी 1 टू सब्सिडरी 2 है, इस इन्वेस्टमेंट को के आपको दो हिस्से करने पड़ेंगे। देखिए टेक्निकली क्या है, पी का 80% शेयर है S1 के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज में। फिर से बोल रहा हूं, पी का 80% शेयरिंग है S1 के सारे असेट्स लाइबिलिटीज में। तो S1 के इस वाले असेट में भी तो पी का 80% ही हुआ ना, इसीलिए हमें इसके दो हिस्से करने पड़ते हैं। एक पीज शेयर 80% और एक एनसीआई S1 के एनसीआई। ठीक है, तो जो 80% शेयर है इन्वेस्टमेंट का, मतलब 2,40,000, वो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग में 2,40,000 में डाल देते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाओगे S1 के लिए तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख, जब S2 के लिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाओगे तो हम पूरा 3 लाख ना लेके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 80% 240 लेंगे। अब जो रिमेनिंग 60,000 बच गया, वो हम जब एनसीआई की वर्किंग बनाएंगे S1 की, क्योंकि वो S1 के ही एनसीआई का हिस्सा है, वहां हम ये 60,000 को माइनस कर देंगे। हाँ माइनस, प्लस नहीं, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एज ए असेट डेबिट बैलेंस है और एनसीआई अपने आप में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो नेट ऑफ हो जाएगा, 60,000 माइनस हो जाएगा। बस एक ये छोटा सा एडजस्टमेंट ध्यान रखना कि जो सब्सिडरी 1 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके दो हिस्से करने, पेरेंट का शेयर और सब्सिडरी 1 के खुद के अदर शेयर होल्डर्स का शेयर। अदर शेयर होल्डर्स का शेयर एनसीआई वर्किंग में जाके माइनस होगा और पेरेंट का शेयर सीओसी में वर्किंग में जाएगा। ये चेन होल्डिंग में आपको ध्यान रखना है और कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो बच्चों, इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी ऑफ द ग्रुप, ये मैं आपको बोलूंगा कि एक बार अच्छे से देख के जाना कि जब एक फुल फाइनल बैलेंस शीट बनानी पड़ती है उसके अंदर कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन से वर्किंग के एडजस्टमेंट जाते हैं, ये आप एक बार देख के जाना। मैंने इसके ऊपर एक 3 मिनट्स का एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करके रखता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं वो शॉर्ट वीडियो क्या है। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सा आइटम क्यों क्यों जाता है। जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखिए, यहां पर आप जब मेरे रिवीजन शॉर्ट में जाओगे तो ये वाला वीडियो इंड AS 110 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, 3 मिनट का रील है, ये 3 मिनट का यूट्यूब शॉर्ट है। इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स। ठीक है ना, ये चाहो तो देख लेना, और नहीं देखने की जरूरत हो वीडियो तो आप खुद से भी एक बार देखना कि कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं, जिसमें मोटा मोटी आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर जो सब्सिडी से मिला, डिविडेंड का एडजस्टमेंट, स्टेप एक्विजिशन में जब आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का, अनरियलाइज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट जाते हैं, गुडविल का इंपेयरमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो, जो कि रेयरली नहीं होता, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स का हमने अभी सेट ऑफ सीखा। ठीक है, और लॉस ऑफ कंट्रोल और विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल के कारण जो भी परसेंटेज में चेंजेस हो रहे हैं वो, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जो जाते हैं। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का पार्ट 2। अब जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे स्पेशली 115 और इसके अलावा 116 और इसके अलावा 111 इंड AS 111 और अगर 105 कुछ ऐसे अगर ट्रिकी एडजस्टमेंट्स कुछ बचे हुए तो उसका भी पीडीएफ मैं यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट 3 बनाना अब मेरे लिए यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आपके एग्जाम कल के दिन है। मैंने आज ये वीडियो बना के अभी के अभी आज ही डाल रहा हूं। हो सकता है शायद मैं पार्ट 3 ना बना पाऊं, बट मुझे यकीन है कि अभी तक के जो पार्ट 1 जो मैंने इससे पहले पढ़ाया और जो पार्ट 2 मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, ये ट्रिकी एडजस्टमेंट मैंने जो भी कवर किए, मुझे यकीन है कि आपको इनमें से कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट जरूर काम आएंगे और उस अकॉर्डिंग आप बाकी की चीजें कवर करके जाओगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।